क्रिप्स के दिमाग में एक लालच ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद भी ली जाए। रेवल योजना आई, वो भी इसी तरीके से अव्यावहारिक थी, वो भी रिजेक्ट हो गई 1945 में। जिस देश में 90% लोग लगभग निरक्षर हों, हम उन्हें कैसे बताएंगे कि संविधान सभा क्या होती है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया, क्योंकि निर्वाचन के मापदंड तो तय किए ही जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, और उसको ये जिम्मेदारी दी कि वो खाका तैयार किया जाए जिस खाके के आधार पर हमें संविधान बनाना है। एक केवल मुस्लिम मतदाताओं के आधार पर तुमने वोट पाने का तुमने निर्णय लिया था। मुस्लिम अलग लड़े थे चुनाव, तो 73 सीटें मिल गई, बहुत मिल गई। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि देश में शराबबंदी लागू हो जाए। जयपाल सिंह ने नहीं, जयपाल सिंह ने तो उसके विरोध में बात रखी थी, वो मैं भी बताता हूँ। जब हमने उस योजना को स्वीकार कर लिया और हमने उस योजना को स्वीकार करके संविधान सभा का गठन कर लिया, तो संविधान सभा को कार्य करने में पूरी आजादी थी। कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। संभव सीरीज में हम लोगों ने पहले लेक्चर में संविधान के ऐतिहासिक विकास के विषय में चर्चा कर ली थी। आज इसके पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी भी ब्रिटिश काल के दौरान शुरू होती है। संविधान का निर्माण करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है, और किसी भी देश का शासन उस देश के संविधान के अनुसार ही चलाया जाता है। तो प्रत्येक देश के लिए संविधान होना आवश्यक है, और संविधान के साथ साथ संविधानवाद भी हो, यह भी जरूरी है। भारत में संविधान और संविधानवाद दोनों है। हालांकि बहुत सारे देशों में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग संविधान निर्माण पर फोकस करते हैं कि संविधान निर्माण कैसे हम लोगों ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही बच्चों हमारे देश में संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा के गठन की मांग शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने अपने विचार दिए। बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, तमाम लोगों ने, मोतीलाल नेहरू, तमाम लोगों ने इस पर अपने विचार दिए। लेकिन जो सबसे औपचारिक और पहली डिमांड मानी जाती है वो एम.एन. रॉय की मानी जाती है। तो एम.एन. रॉय ने इस पर अपनी मांग प्रस्तुत की। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से एक संविधान सभा के गठन का विचार रखा संविधान के निर्माण के लिए, और ब्रिटिश सरकार ने 1940 में इसे एक्सेप्ट कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। अब कैसे संविधान सभा बने, इसके लिए स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, भारत आए। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स ने अपनी सुझाव रखी। क्रिप्स के दिमाग में एक लालच ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद भी ली जाए। तो उन्होंने संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके प्रस्ताव में भारत के विखंडित होने की झलक साफ देखी जा सकती थी, जिसको हम कहते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया की वो बात करते थे कि भारत बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता अगर उनकी बात हम मानते, क्योंकि उन्होंने सारे रियासतों को अलग होने, अलग सरकार बनाने, अलग संविधान बनाने, सबका उन्होंने अधिकार दे रखा था। फिलहाल वो एक्सेप्टेबल नहीं था, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर इसके बाद वेवल योजना आई, वो भी इसी तरीके से अव्यावहारिक थी, वो भी रिजेक्ट हो गई 1945 में। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, अंग्रेजों ने भेजा। क्रिप्स भी आए उसमें। क्रिप्स के अलावा लॉरेंस और अलेक्जेंडर, दो और मेंबर थे। इन तीनों को मिला करके भारत में कैबिनेट मिशन आया 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और इस कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी योजना प्रस्तुत की, अपनी बात कही, अपनी सिफारिश दी, अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कैबिनेट मिशन ने जो बातें कही वो हमें व्यावहारिक लगी, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर लिया, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को, क्योंकि इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भाई भारत की जो एकता अखंडता है उसे बनाए रखने की बात कही गई थी। भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भी होगी, उसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होंगे। तो एक
संविधान सभा के गठन की योजना थी। ब्रिटिश संप्रभुता के समापन की बात कही गई थी कि जब संविधान सभा संविधान बना लेगी और देश अपने संविधान के अनुसार चलने लगेगा तो ब्रिटिश संप्रभुता का समापन हो जाएगा, ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। तो ये बातें हमें व्यावहारिक लगी, इसलिए कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया गया। जब कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार हो गई तो फिर जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन संपन्न हुआ। क्या योजना थी इलेक्शन कैबिनेट मिशन के निर्वाचन की? एक संविधान सभा का गठन किया जाना था। ये तो रहेगा ही भाई, इस संविधान सभा बनानी है। संविधान सभा कैसे बनाई जाएगी? इसमें कहा गया 389 मेंबर्स होंगे, 389 सदस्य होंगे। इन 389 सदस्यों में से जो 93 मेंबर्स होंगे वो देशी रियासतों से मनोनीत होंगे। जो देशी रियासतों के राजा हैं वो मनोनीत करेंगे, और जो 296 मेंबर्स हैं वो ब्रिटिश प्रांत के द्वारा निर्वाचित होंगे। ब्रिटिश प्रांत थे, 292 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 कमिश्नरी थी, इनके द्वारा निर्वाचित होंगे। जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन किया जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। यानी ब्रिटिश प्रांतों की जो प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा निर्वाचन होगा। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट चुनी जाएगी, क्योंकि निर्वाचन के मापदंड होंगे ना, तो मापदंड तय किया गया। और जो निर्वाचन की श्रेणियां होंगी, कैटेगरी होंगी, उसमें सिख, मुस्लिम और सामान्य, 3 कैटेगरी में इलेक्शन होंगे। ये सारी बातें वर्णित कर दी गई। अप्रत्यक्ष इलेक्शन होगा। कभी कभी भारत में कुछ लोग इस बात को क्रिटिसाइज भी करते हैं, ब्रिटिशर्स तो जरूर करते रहे कि संविधान सभा का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन कैसे संभव था? 1951 में जो कुल साक्षरता दर थी 1951 में पहली जनगणना में, वो 14% थी, यानी 86 लोग निरक्षर थे। ये बात उसके भी 5 साल पहले की है, यानी जो साक्षरता दर थी वो 10% से कम थी। जिस देश में 90% लोग लगभग निरक्षर हों, हम उन्हें कैसे बताएंगे कि संविधान सभा क्या होती है? आज आपको संविधान सभा समझने के लिए पढ़ना पड़ रहा है, और आप पढ़ रहे हो, तब संविधान सभा समझ पा रहे हो। आज के इस वैज्ञानिक और आधुनिक युग में मुझमें कैसे समझाते लोगों को कि संविधान सभा क्या होती है और उसका चुनाव कैसे करवाते? तो जो लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई संविधान सभा का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, वे व्यावहारिक बातें नहीं करते। वो शीश महल में बंद होकर के एयर कंडीशन में बैठ करके केवल वो एकेडमिक बातें करते हैं जिनका व्यवहार से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि व्यावहारिक परिस्थितियां बहुत जटिल होती हैं, चुनौतीपूर्ण होती हैं। इसलिए व्यावहारिक धरातल पर निर्णय लेना एयर कंडीशन में बैठकर निर्णय लेने की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आलोचना करने वालों को हम रोक नहीं सकते। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुंह खोलो, कुछ भी बोलो। लेकिन अगर भारत के नागरिक हैं तो बोलने से पहले देश की अस्मिता, देश की एकता, अखंडता, देश की प्रतिष्ठा, सम्मान और अपनी गरिमा को भी बचाए रखें। तो ये एक सभ्य नागरिक का कर्तव्य होता है। ये एक सभ्य नागरिक होने के लिए, देश का सभ्य नागरिक कहने के लिए आवश्यक है। बाकी तो किस तरीके से नागरिकता की संकल्पना छीण हुई है, ये पतन हम लोगों ने देखा है कि रहते भारत में हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान की मदद करने लगे। तो ये फ़िलहाल एक अच्छी नागरिकता की अवधारणा तो नहीं कही जा सकती। एनीवे, तो जो संविधान सभा के गठन का विचार आया,
तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया, हमने बताया क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, लेकिन वो क्रिटिसिज़्म पूरी तरीके से निरर्थक है क्योंकि साक्षरता थी ही नहीं। उस समय वो ऐसा वक़्त था, बच्चों आपको आज ये एक कहानी की तरीके से लगेगा, स्टोरी की तरीके से लगेगा, लेकिन ये हकीकत थी कि जब कोई व्यक्ति ग्रेजुएट होकर के आता था तो गाँव में फूल माला पहना करके और नगाड़े बजा के उसका स्वागत करते थे। जैसे आज आईएएस बनने पर जब आप आईएएस बनोगे तो गाँव के लोग आपका वैसे ही स्वागत करेंगे। तो वैसे ही पहले ग्रेजुएट का स्वागत होता था, क्यों ग्रेजुएट होते ही नहीं थे। कई-कई गाँव में मिला के 1-2 व्यक्ति ग्रेजुएट हुआ करते थे। यूपीएससी में 1970 तक जो फॉर्म आते थे वो 20,000 से कम आते थे। आज जो लाखों में फॉर्म पड़ते हैं यूपीएससी में, लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, वो अपीयरेंस 20,000 भी नहीं थी। 20,000 बच्चे भी आईएएस का फॉर्म नहीं भरते थे। जब 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में 20,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया, तो यूपीएससी के लिए है तौबा मच गई कि अरे बाप रे! कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे? 20,000 से ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं। 20,000 19,000 फॉर्म आ रहे हैं, 18,000 फॉर्म आ रहे हैं, 19,000 फॉर्म आ रहे हैं, 20,000 फॉर्म आ रहे हैं। तो मुश्किलें होने लगी। ये बात 1970 के आसपास की बता रहे हैं आपको। तो शुरुआती दौर में साक्षरता दर नहीं थी, इसलिए उस दौरान जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था अपनाई गई, उससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती थी। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का निर्धारण किया गया क्योंकि निर्वाचन के मापदंड तो तय किए ही जाएँगे। श्रेणियाँ बना दी गई, ये थोड़ा-सा सेटबैक था सोसाइटी के लिए, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ों ने बाँटो और राज करो की नीति अपनाई थी, कम्युनल अवार्ड पहले से ही घोषित कर रखा था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति पहले से ही घोषित कर रखी थी और इसको संविधान सभा में भी रिफ्लेक्ट किया गया और सिख, मुस्लिम और सामान्य 3 कैटेगरीज़ में इलेक्शन हुए। सिख के लिए केवल सिख चुनाव लड़ सकते थे, सिख वोट दे सकते थे। मुस्लिम के लिए केवल मुस्लिम चुनाव लड़ सकते थे, मुस्लिम वोट दे सकते थे और बाकी सब सामान्य कैटेगरी में आते थे। और इस तरीके से जो ये कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाई, व्यावहारिक योजना लगी हमने, एक्सेप्ट कर लिया और इसके आधार पर जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन संपन्न हो गए और इसके बाद फिर 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा के गठन की घोषणा कर दी गई। माउंटबेटन ने कहा कि भाई संविधान सभा के गठन की घोषणा की जा रही है और संविधान सभा के गठन की स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई और ये कहा गया कि अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई जाएगी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाने का प्रावधान कर दिया गया। तो पहली बैठक आयोजित हो गई 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, सवाल ये था। तो आचार्य कृपलानी ने प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव के आधार पर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 1 दिन के लिए अध्यक्ष बना दिया गया और जिससे संविधान सभा की बैठक चलाई जा सके। क्योंकि इस देश के अलग-अलग भागों से सभी लोग आए थे चुन करके। अभी मनोनीत सदस्य नहीं आए थे, देशी रियासतों ने मनोनीत करके भेजना नहीं शुरू किया था। क्योंकि शुरू में देशी रियासतें बड़ी आशंकित सी थीं। लेकिन ब्रिटिश प्रांतों से तो निर्वाचन हो चुका था, तो निर्वाचित सदस्य आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सभी सदस्यों का एक दूसरे से परिचय कराया गया। परिचय कराने के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने दूसरे देशों से आए हुए बधाई संदेश पढ़े। अन्य देशों ने भारत के लिए बधाई संदेश, शुभकामनाओं के संदेश भेजे थे। ये संविधान सभा की औपचारिक शुरुआत हो रही है और ये भारत के लिए नए युग की शुरुआत थी क्योंकि हम अपना संविधान बनाने जा रहे थे। जो वर्षों का स्वप्न था, वो साकार रूप लेने जा रहा था। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक, सेकंड बैठक आयोजित की गई
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया कि पूरे संविधान सभा का जो कामकाज है वो इन्हीं की अध्यक्षता में चलेगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरे दिन बैठक बुलाई गई। तीसरे दिन, पहली बैठक का मतलब पहले दिन की बैठक, दूसरे दिन की बैठक, तीसरे दिन की बैठक। तीसरे दिन की बैठक 13 दिसंबर को बुलाई गई और इस बैठक में पंडित नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया। क्या था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई पंडित नेहरू की अध्यक्षता में और उसको ये जिम्मेदारी दी कि वो खाका तैयार किया जाए जिस खाके के आधार पर हमें संविधान बनाना है। एक पर्पस होना चाहिए ना, एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिस गोल को अचीव करने के लिए हम अपना संविधान बनाना चाहते हैं। तो जिस गोल को अचीव करने के लिए हम अपना संविधान बनाना चाहते हैं, उनकी जो पूरी रूपरेखा थी, उस पूरी की पूरी रूपरेखा इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई थी। इसीलिए उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया संविधान सभा में 13 दिसंबर को और 46 में, और उन्होंने बताया कि हम इस संविधान सभा में क्यों एकत्र हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, संविधान बनाने के लिए। लेकिन कैसा संविधान बनाना चाहते हैं? वो सारी अच्छाइयाँ समाहित थी। हम भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सॉवरीन, बाहरी ताकतों के दबाव से पूरी तरीके से फ्री हो। हम भारत को एक गणराज्य बनाना चाहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाए। हम भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना चाहते हैं। हर प्रकार के अन्याय और शोषण का अंत करना चाहते हैं। सबको इक्वालिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देना चाहते हैं। सभी के लिए स्वतंत्रता की हर दशा उपलब्ध कराना चाहते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, सारी स्वतंत्रताएं लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए, इत्यादि। तो ये सारे प्रावधान, ऐसे प्रावधानों को समावेशित करके ये उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया कि हमारा पर्पस ये है, हमारा गोल ये है, इसी को अचीव करना है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। इस संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। चर्चा हुई, चर्चा के बाद आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और संविधान सभा के स्वीकार करने के बाद फिर हमने एक संविधान की रचना प्रारंभ कर दी। हमने भारत का संविधान बनाना शुरू कर दिया। फिर हालांकि शुरुआत तो हो ही गई थी, लेकिन फिर हमने बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप कदम आगे बढ़ाए। अनेक समितियां बनाई गई, बड़ी समितियां बनाई गई, लघु समितियां बनाई गई, उप समितियां बनाई गई, अलग अलग कमेटीज बनाई गई। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं, संघ संविधान समिति बनाई गई, पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई, सरदार पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। स्टीयरिंग कमेटी, कार्य संचालन समिति बनाई गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, इत्यादि। इस तरीके से कमेटीज बनाई गई। जो जो विषय इन कमेटीज को दिया गया, जैसे अल्पसंख्यकों, मूल अधिकारों, इन सब पर भी परामर्श समितियां बनाई गई। उसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो इन सब समितियों से ये कहा गया कि समितियां अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें और इन्हीं सिफारिशों को कलेक्ट करके देश का संविधान बनाया जाएगा। तो इन सिफारिशों को कलेक्ट करके संविधान कौन बनाएगा, इसके लिए प्रारूप समिति बनाई गई, ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। हम लोग जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है, और डॉक्टर अंबेडकर इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए।
डॉक्टर अंबेडकर इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। जब संविधान बन रहा था, उसी संविधान बनने के दौरान ही देश का बँटवारा हो गया। दुखद था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के साथ-साथ बँटवारा भी हो गया। बँटवारा हो गया तो जितने 389 मेंबर्स थे, इनमें से बहुत सारे सदस्य पाकिस्तान भी चले गए। तो 389 मेंबर्स में से 299 मेंबर्स रह गए हमारे यहाँ भारत में, 299 सदस्य रह गए भारत में, बाकी पाकिस्तान चले गए, मनोनीत वाले में से भी और निर्वाचित वाले में से भी। फिर उन लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया। प्रारूप समिति हमने, हालाँकि शुरू में मुस्लिम लीग तो शामिल हो गई थी, लेकिन उसने देखा कि जब निर्वाचन हुआ 296 सीटों पर, तो 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिल गईं, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलीं, 15 सीटें अन्य लोगों ने जीती। तो मुस्लिम लीग को लगा हमारी तो 73 ही सीटें हैं, रहेंगी ही, क्योंकि तुमने जनसंख्या के आधार पर, केवल मुस्लिम मतदाताओं के आधार पर तुमने वोट पाने का तुमने निर्णय लिया था। मुस्लिम अलग लड़े थे चुनाव, तो 73 सीटें मिल गई, बहुत मिल गई जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन मुस्लिम लोग लीग को लगा कि नहीं, ये तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा। मुस्लिम लोगों का बहुमत नहीं है यहाँ, बहुमत कैसे होगा? भई संख्या कम है तो बहुमत कैसे होगा? फिलहाल जिन्ना की सोच अलग थी, वो अलग देश चाहता ही था, पता नहीं कैसे वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत उसने स्वीकार कर ही लिया आधे-अधूरे मन से। नतीजा ये हुआ कि फिर भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हो गया और उसके पहले डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने मनाया, देश में बड़ी मार-काट मचाई उसने, और अंत में फिर बँटवारा कर ही दिया गया और उस दुखद घटना थी देश का बँटना। लेकिन फिलहाल उस बँटवारे के बाद फिर संख्या कम रह गई, 389 में से बहुत सारे लोग फिर पाकिस्तान चले गए। मुस्लिम लीग के लगभग सारे सदस्य चले गए, कुछ रह गए थे भारत में। अ, लेकिन भारत में मुस्लिम लीग के सदस्य बँटवारे के बाद भी बचे हुए थे, जो जिन्होंने निर्णय लिया कि भई हम भारत में ही रहेंगे, भारत छोड़कर नहीं जाएँगे। तो प्रारूप समिति, ये तो स्वतंत्रता की बात हो गई। फिर स्वतंत्रता के बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में। 30 अगस्त से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया और इसने अपना पहला ड्राफ्ट फरवरी फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट, अक्टूबर 1948 को दूसरा ड्राफ्ट और नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट इसने अपना पेश कर दिया संविधान सभा में। और इस तरीके से जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किए गए संविधान सभा में, इसी ड्राफ्ट पर बहस हुई, इसी प्रारूप पर बहस हुई और इसी प्रारूप पर बहस करके फिर संविधान के प्रावधान को अंतिम रूप दिया गया। लगभग 7,500 7,600 के आसपास इस ड्राफ्ट पर बहस के दौरान संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए संविधान सभा में। 7,500 7,600 से ज़्यादा संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप बना के पेश किया। और उनमें से लगभग 2400 प्रस्ताव ऐसे थे जिन प्रस्तावों पर हमने चर्चा करना उपयुक्त माना और उस पर फिर चर्चा की गई। कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जिनको बहुत ध्यान नहीं दिया गया, बहुत शामिल नहीं किया गया। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भई उद्देशिका में शुरुआत जैसे हम भारत के लोग से होती है, उद्देशिका में, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, उद्देशिका में ईश्वर का नाम लिखा जाए और ईश्वर के नाम से उद्देशिका शुरू की जाए। तो इस तरीके से, चूँकि ये निर्णय लिया गया कि भई भारत को सेकुलर बनाया जाएगा, तो कुछ लोगों ने फिर इस विचार पर ध्यान नहीं दिया। तो तरह-तरह के विचार थे, तरह-तरह के संशोधन प्रस्ताव थे। तो 7,500 से ज़्यादा थे, 7,600 से अधिक थे संशोधन के प्रस्ताव। 2400 लगभग 2400 संविधान संशोधन प्रस्तावों पर संविधान सभा में बहस हुई, चर्चा हुई। उनमें से कुछ बातें हम लोगों ने चेंज की, जैसे मूल सिफ़ारिश जो आई थी वो राज्यपाल को चुने जाने की आई थी, निर्वाचित करने की आई थी। लेकिन जब संविधान सभा में बहस हुई, तो हमने निर्वाचन की योजना का त्याग करके और राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान अपना लिया। अमेरिकी मॉडल को छोड़ करके कनाडाई मॉडल को अपना लिया।
कुछ सदस्य भारत में अमेरिका की तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म चाहते थे, अध्यक्षात्मक प्रणाली चाहते थे, लेकिन चर्चा के बाद पाया गया कि भारत के लिए संसदीय प्रणाली उपयुक्त रहेगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम उपयुक्त रहेगा जैसा ब्रिटेन में है। तो इसी तरीके से चर्चा हुई और चर्चा के बाद संविधान के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया। चूंकि अंतिम रूप देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर अंबेडकर का रहा। जब भी कोई संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते थे या संविधान सभा के सदस्य अपनी कोई डिफरेंट राय प्रस्तुत करते थे, तो डॉक्टर अंबेडकर उन सब का ऐसे तर्कसंगत तरीके से उत्तर देते थे जिससे सभी सदस्य निरुत्तर हो जाते थे। इसीलिए अंत में कहा गया, संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि भाई असली फ्रेमर तो आप ही हैं, संविधान सभा के असली निर्माता तो आप ही हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाने लगा। अन्यथा तो संविधान सबने सभी ने मिलकर बनाया, सभी का कंट्रीब्यूशन था, इक्वल कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे प्रस्ताव आए, एक झारखंड के आदिवासी नेता थे, चुनकर आए थे संविधान सभा में, जयपाल सिंह। उन्होंने संविधान सभा में शराबबंदी का प्रस्ताव रखा कि भाई देश में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू कर दी जाए, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि मद्य निषेध हो। तो जैसे उन्होंने नहीं रखा, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने रखा। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि देश में शराबबंदी लागू हो जाए। जयपाल सिंह ने नहीं, जयपाल सिंह ने तो उसके विरोध में बात रखी थी, वो मैं भी बताता हूँ। तो अब संविधान सभा के सदस्यों में बेचैनी हो गई कि भाई संविधान बना रहे हो, ये कौन सी बात है? तुम ये बताओगे मैं क्या खाऊँगा, मैं पीऊँगा? उसमें बहुत ऊँचे पदों पर बैठे हुए लोग भी थे जिनको बेचैनी शुरू हो गई कि अरे शराब बंद हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? तो फिर जयपाल सिंह ने, आदिवासी नेता थे, संविधान सभा के सदस्य थे, बाद में लोकसभा के सदस्य भी बने। तो उन्होंने कहा संविधान सभा के अध्यक्ष से कि अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो शराब बनाती हैं, शराब से ही खाना खाती हैं, वो सब्जी दाल नहीं बनाते। तो शराब हमारे यहाँ कल्चर का विषय है, जनजातियों के लिए। अगर पूरे देश में शराबबंदी हो जाएगी तो उनका क्या होगा? तो फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर ने ये निर्णय लिया कि मद्य निषेध संविधान में तो रहेगा ही, लेकिन हम उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर देते हैं। तो शराबबंदी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हो गई। आज भी कुछ राज्यों में शराबबंदी का डिक्लेरेशन है। तो जब जयपाल सिंह ने ये तर्क दिए तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने राहत की सांस ली कि ट्रीट बनती है इनके लिए आज, ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोगों की जान बचा ली इन्होंने, वरना तो अजीब सा प्रस्ताव लेकर आ गए कि भाई शराब बंद कर दो पूरे देश में। लेकिन काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो सका। तो एनीवे, कहने का आशय ये है कि जो बहस के क्षण थे वो बड़े रोचक भी थे, बड़े इंटरेस्टिंग भी थे, लेकिन अब उन सारी बातों को बताना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है यहाँ पर। तो जितना एग्ज़ाम में ज़रूरी है हम केवल वहीं उतना फोकस कर रहे हैं, केवल वहीं उतनी चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही अल्टीमेटली ये निर्णय लिया कि संविधान में किस जगह को, किस प्रावधान को किस जगह पर रखना है, किसे कितना महत्व प्रदान करना है, किस रूप में महत्व प्रदान करना है। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहते हैं, चीफ आर्किटेक्ट कहते हैं, या भारतीय संविधान का निर्माता कह देते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने खुद ही ये कहा कि भाई असली हक तो आप ही को है निर्माता कहलाने का। इस तरीके से हमने संविधान सभा के माध्यम से देश का संविधान हमने निर्मित कर लिया। और जब भारतीय संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा ने मिलकर भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, संविधान सभा को स्वीकार कर लिया। इसमें भी एक बड़ी रोचक घटना थी। चलो अब याद आ गया तो बता देते हैं, वरना ऐसे तो रोचक एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, इसलिए सबसे पहले उन्हें सिग्नेचर करना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी आए, हड़बड़ी में सबसे पहले उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और संविधान पर पहला सिग्नेचर नेहरू जी का हो गया। लोगों ने आपत्ति प्रकट की, उन्होंने कहा ये तो गलत है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसलिए सबसे पहले सिग्नेचर उनका होना चाहिए, लेकिन अब नंबर 1 पर पंडित नेहरू सिग्नेचर कर गए। तो फिर क्या हो? तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसके ऊपर अपना सिग्नेचर किया। वो थोड़ा, अगर आप संविधान सभा की मूल प्रति देखेंगे तो वो सिग्नेचर अलग से दिखता है कि वो अलग से किया गया है। तो ऐसे बड़े-बड़े से रोचक सी घटनाएँ हैं संविधान
बनाने के पीछे की जो हमारी कहानी है, लेकिन हम लोगों को तो केवल तारीखें वगैरह याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं सारी चीज़ों से हमारा सरोकार है। फिर ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बाकी एडिशनल फैक्ट हैं वो आप नोट से पढ़ते हैं, नोट से पढ़ लेना। फैक्ट पर क्वेश्चन आते हैं, किसने कौन-कौन सी समितियाँ थीं, उन समितियों के चेयरमैन कौन थे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो इस तरीके की तारीखें हैं, उन तारीखों को भी आपको दिमाग में रख लेना है। कब-कब, क्या-क्या घटनाक्रम घटित हुए हैं। 2 बातें हम यहाँ पर मेन एग्ज़ामिनेशन के नज़रिए से कर लेते हैं। एक तो भारतीय संविधान सभा की आलोचना की गई, ये कहते हुए कि भारतीय संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। चर्चिल ने कहा कि ये केवल एक बड़े समुदाय की सभा थी। विस्काउंट साइमन ने कहा कि ये केवल हिंदुओं की सभा थी। तो इस तरीके से भारतीय संविधान सभा के विषय में अंग्रेजों ने टिप्पणियाँ करनी शुरू कर दी। लेकिन ये टिप्पणियाँ तर्कसंगत नहीं थीं। ये टिप्पणियाँ तर्कसंगत इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि अ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका जवाब दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत की संविधान सभा में सभी वर्गों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है। जो 296 में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उन दो और 73 सीटें तो मुस्लिम लीग ने जीती थी और 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। जितनी सीटें जीती गई थी उनमें कौन किस समुदाय के थे, इसका पूरा जातिवार वर्गीकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उपलब्ध कराया। 29 सीटें अनुसूचित जातियों ने, टोटल सभा में, संविधान सभा में 31 थे, लेकिन टोटल 29 सीटें जीती थी। 6 ईसाई थे, 6 पारसी थे, 6 कबायली थे, अनुसूचित जनजातियों के लोग भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे और सिख, 4 सिख थे, मुस्लिम भी थे, 15 महिलाएं थीं। सबने, जो भारतीय संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद की संविधान सभा थी, क्योंकि शुरू में तो मुस्लिम लीग ने इलेक्शन में बड़ी शिद्दत के साथ भूमिका निभाई, लेकिन जब उसने देखा कि इलेक्शन में उसके लोग 73 ही जीत कर पहुंच रहे हैं मुस्लिम लीग के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 हैं, तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। तो मुस्लिम लीग का ना आना वो सेटबैक था, लेकिन उसके पीछे की साजिश अलग थी, क्योंकि वो देश का बंटवारा चाहता था जिन्ना, वो भारत को अलग करना चाहता था। इसलिए साजिश के तहत फिर उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग के सारे सदस्य पाकिस्तान नहीं गए, कुछ भारत में रह गए और लगभग 30 के आसपास जो मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी, वो अंत में भारतीय संविधान सभा में विद्यमान रही। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि मैं संविधान सभा के विषय में जाति और समुदाय के आधार पर जानकारियां दे रहा हूं कि कौन सदस्य किस जाति के हैं और कितने लोग हैं। लेकिन यह उत्तर देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा की जो आलोचना की है, उससे बेहद, मैं उनके शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि उनसे बेहद दुष्टतापूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोट है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शब्द है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने क्रोध में रहे होंगे जब उन्होंने ये बात कही होगी। स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि हर समुदाय के लोग थे संविधान सभा में, हर वर्ग के लोग थे संविधान सभा में। लेकिन अंग्रेज तो बदमाश थे, वो तो भारत को स्वतंत्र होते देखना नहीं चाहते थे। भारत के लोग अपने लिए संविधान बना लें, उन्हें फूटी आंखों पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरीके से क्रिटिसिज्म किया। इस क्रिटिसिज्म का कोई महत्व नहीं था, पूरी तरीके से तर्कहीन है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट रूप से इसका जवाब भी दिया। अगली आलोचना उन लोगों ने की कि भारतीय संविधान सभा
संप्रभु नहीं थी, संप्रभु नहीं थी, सॉवरीन। संप्रभु का मतलब है कि किसी विदेशी दबाव और प्रभाव के अधीन कार्य न करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना, इसको कहते हैं संप्रभु, सॉवरीन होना। तो अंग्रेजों ने कहा, चूंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, उस समय भी ब्रिटिश ताज का महत्व भारत में बना हुआ था। भले ही औपचारिक सत्ता थी ब्रिटिश ताज, लेकिन ब्रिटिश ताज तो था, इसलिए भारतीय संविधान सभा को संप्रभु नहीं माना जाएगा। लेकिन अंग्रेजों की यह आलोचना भी बेहद गलत थी, अत्यंत त्रुटिपूर्ण थी, और इसे भी संविधान सभा के सदस्यों ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। पंडित नेहरू ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि सरकारें राजपत्रों से निर्मित नहीं होती। राजपत्र यानी राजा के द्वारा निकाले गए पत्र, गजट। सरकारें गजट या राजपत्रों से निर्मित नहीं होती, वे जनता से निर्मित होती हैं और जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती हैं, और जहां तक जनता चाहती है वहां तक सरकारें बनती हैं और कार्य करती हैं। पंडित नेहरू ने कहा कि हम भी यहां जनता की इच्छा से आए हैं, और जहां तक जनता चाहेगी हम वहां तक जाएंगे। अंग्रेजों का हम पर कोई प्रभाव नहीं है। यह बात अवश्य है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया, लेकिन वह केवल एक प्रस्ताव था, वो केवल एक योजना थी। जब हमने उस योजना को स्वीकार कर लिया और हमने उस योजना को स्वीकार करके संविधान सभा का गठन कर लिया, तो संविधान सभा को कार्य करने में पूरी आजादी थी, और संविधान सभा के कार्य पर अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई दखलंदाजी नहीं थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी इसका प्रत्युत्तर दिया, इसका जवाब दिया, और पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन अंग्रेजी प्रस्ताव के जरिए हुआ था, किंतु नंबर एक, भारत की संविधान सभा को कार्य करने की पूरी आजादी थी। भारत की संविधान सभा कैसे कार्य करेगी, इसके लिए नियम बनाने का अधिकार भारत की संविधान सभा को ही था। अंग्रेज कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। भारत की संविधान सभा को ही नियम बनाने का अधिकार था। तीसरी बात कि संविधान सभा का विघटन कैसे होगा, ये संविधान सभा के लोग तय करेंगे, अंग्रेज नहीं। प्रावधान ये किया गया था कि संविधान सभा का विघटन तभी होगा जब संविधान सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाए, तभी संविधान सभा विघटित हो सकती थी। तो संविधान सभा के कार्य और संविधान सभा के विघटन की पूरी स्वतंत्रता भारत की संविधान सभा के पास थी। इसलिए भारत की संविधान सभा किसी भी प्रकार के विदेशी दबाव, प्रभाव, झुकाव से पूरी तरीके से मुक्त थी। इसलिए भारत की संविधान सभा पूर्ण संप्रभु थी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने भारत की संविधान सभा की तुलना फ्रांस की संविधान सभा के साथ की, और फ्रांस के संविधान सभा के साथ तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि फ्रांस में जब राजा ने संविधान सभा बुलाई और फ्रांस की संविधान सभा ने यह तय किया कि राजशाही खत्म करेंगे, तो राजा ने संविधान सभा को भंग करने का आदेश दे दिया। तो संविधान सभा ने राजा का आदेश मानने से मना कर दिया कि आपका काम केवल संविधान सभा का गठन करना था, कार्य कैसे करेंगे ये हम तय करेंगे, विघटन कैसे होगा ये हम तय करेंगे, आप नहीं। तो फ्रांस की संविधान सभा को तो हम संप्रभु कहते हैं। यही विशेषता तो भारत की संविधान सभा में है, यह संप्रभु क्यों नहीं है? तो अंग्रेज हमेशा दोहरे मापदंड अपनाते थे, हमेशा भारतीयों के लिए। जब संविधान बन गया तो भारतीय संविधान को नीचा दिखाने के लिए भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एक अंग्रेज ने तो उसको अर्धसंघ कह दिया, तो अलग अलग बातें कह दी उन लोगों ने। तो इसलिए जो अंग्रेजों की आलोचना थी भारतीय संविधान के संबंध में, संविधान सभा के संबंध में, उन आलोचनाओं को हम लोग तर्कसम्मत नहीं मानते
और हमने तर्क के आधारों पर उन आलोचनाओं का प्रतिकार किया है, हमने उनका खंडन किया है। तो ये संविधान सभा के बारे में एक ओवरऑल चर्चा थी। बाकी जो फैक्ट हैं, वो फैक्ट आपके पास जो बुक है, जो नोट्स हैं, उन बुक या उन नोट से आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है संविधान सभा कैसे गठित हुई और संविधान सभा ने कैसे कार्य किया, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसी नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।